अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईम। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे PIA पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंस स्कैंडल की। मामले की गूंज अमरीका तक जा पहुंची। अमरीकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी PIA की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। आपको बताते चले कि अमरीकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एलामिया के मुताबिक PIA का खुसूसी इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया है। परवाज़ों की सेफ्टी पर तशवीश के बाइस पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी की बुनियादी वजह पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिया जाना है। PIA की हर किस्म की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी जानिब PIA हुकाम का कहना है कि अमरीकी हुकूमत ने PIA को अमरीका में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए 12 खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त दी है। PIA 7 परवाज़ें चला चुका है, जबकि मज़ीद 5 परवाज़ें भी चलाई जाएंगी। और अब बात करेंगे रेंजर्स के साबिक सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बासित शुजा की, जिन्होंने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में तहलका खेज़ इंकशाफात कर दिए। बासित शुजा का कहना है कि उज़ैर बलोच को कुछ सियासी लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। तमाम जराइम पेशा अफराद किसी न किसी सियासी जमात से मुंसलिक होते हैं। उज़ैर बलोच ने तस्लीम किया वो अफसरान के तबादले कराता था। ये भी बताया गैंगस्टर मारे जाने पर कादिर पटेल ने लाशें रखकर सड़क ब्लॉक की। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देख लेते हैं। ज़हर पाकिस्तान से कैसे भाग गया, कुछ लोग सियासी लोग उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे थे। बाकी GIT के अंदर उसने ख़ुद भी इस बात का इकरार किया है कि उसके पास ईरानी पासपोर्ट था। उस ईरानी पासपोर्ट से वो उसकी मदद से वो बॉर्डर क्रॉस करके गया। कोई भी कराची का जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और पॉलिटिक्स का नेक्सस है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। किसी भी जगह पे उस वक्त तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं पनप सकता जब तक कि उसको पॉलिटिकल बैकिंग ना हो। उज़ैर बलोच ने खुद तस्लीम किया कि वो इंतज़ामी अफसरान और पुलिस अफसरान की तकर्री और तबादले करवाता था। पुलिस बैकिंग के सियासी बैकिंग के बगैर वो कैसे मुमकिन हो सकता है। एक और खातून जो कि लियारी अमन कमेटी की, पीपल्स अमन कमेटी की स्पोक्स पर्सन थी, सानिया नाज, वो प्रेस रिलीज़ बना के पीपल्स अमन कमेटी की मीडिया के लोगों को दिया करती होती थी। वो MPA बने। तमाम वो हक़ाइक़ कैसे सियासी लोग सरकर्दा बशमूल वज़ीर आला फरियाल तालपुर वगैरह उज़ैर बलोच के घर पे जाया करते होते थे और वहाँ पे अशाइये जो में शिरकत करते थे। ये तमाम बिल्कुल वाज़िया है और अगर लियारी के लोगों से पूछा जाए तो वो भी इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालेंगे। आप बराह रास्त इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं फरियाल तालपुर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर। मैं मलिक साहब ये कह रहा हूँ कि उनके साथ बिल्कुल राब्ते थे। 2012 में ऑपरेशन के दौरान सिंध रेंजर्स का एक ऑफिसर था DSR हनीफ, वो गैंगस्टर के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया। उसी ऑपरेशन में कुछ गैंगस्टर्स भी मारे गए। जो गैंगस्टर्स उसके अंदर मारे गए थे उनकी मैयतें कादिर पटेल और मुख्तलिफ जो सियासी लोग थे लियारी के, ये रख के इन्होंने नटी जटी पुल को जो है बंद कर दिया, उस शाहरा को ब्लॉक कर दिया। लियारी में किस तरह जराइम पेशा को सियासी जमातों की सरपरस्ती रही। साबिक सेक्टर कमांडर रेंजर्स बासित शुजा ने समा पर बड़े इंकशाफात किए। ये भी कहा कि कादिर पटेल ने जराइम पेशा की लाशें रखकर रेंजर्स हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया। इस पर कादिर पटेल का कहना है कि वो रैली में एहतजाज ख़त्म कराने गए थे। लोगों से खिताब से मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि वो इनके मुतालबात आला सतह पर पहुँचाएंगे। रैली उन्होंने नहीं निकाली थी। पर आए पीपल्स पार्टी की साबिक स्पीकर और मौजूदा हुकूमत की वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा भी लियारी गैंग वॉर के मामले पर बोल पड़ी। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में सवाल किया, रहमान बलोच को रहमान डकैत किसने बनाया। 2008 में उम्मीदवारों को जितवाने के लिए रहमान मलिक को अमरीका से फ़ोन कौन करता था। किसने रहमान मलिक से कहा था पीपल्स पार्टी के जलसे करवाएं। हमें हिट करके चाहते हैं कि जो मेरा मुंह बंद है तो मैं आप खोलूं, मुंह खोलूं। मैं इनसे पूछती हूँ, रहमान को रहमान डकैत किसने किया और रहमान को बलोच को 2008 में आपको अपना कैंडिडेट जिताने के लिए अमेरिका से कॉल्स कौन कर रहा था। अमेरिका में जो शख्सियत है उस वक्त आपको मालूम है कि वो कौन थे। सारे सियासी लोगों को पता है, मेरे पास सियाद साहब बैठे, इन्हें भी पता है कि अमेरिका में कौन था। इनकी लीडरशिप, ये अभी इन्होंने आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया। ये जो बड़े हमदर्द है इस वक्त, जी मैं ये कह रही हूँ, ये जो इनके हमदर्द हैं वो चाहते हैं कि मैं मुंह खोलूं और मैं वो बातें लाऊं।
पीपल्स पार्टी की साबिक स्पीकर कौमी असम्बली वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा ने तो अमरीका से रहमान डकैत को कॉल करने वाली किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया, लेकिन लियारी से PTI के रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद ने बताया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अब्दुर्रहमान उर्फ डकैत को फ़ोन करते थे। आपको बैकग्राउंड बताऊं, 2008 में जब इलेक्शन हुए तो मैंने नबील कबूल चूँकि डिफेंस में रहते थे, हम लिहारी वाले वर्कर्स ये चाह रहे थे कि कोई भी हो लिहारी का हो, और दूसरे क्रीम वर्कर्स जितने थे सब ने मिलकर मुझे आगे किया और मैंने इलेक्शन लड़ा। मेरे 2008 में आज़ाद हैसियत में। फिर क्या बना उसका नतीजा? उसका नतीजा ये हुआ कि डायरेक्ट बड़े साहब ने आप समझ गए, रहमान को फ़ोन किया, अब्दुर्रहमान को। किस बड़े साहब ने? मैं नहीं समझा। आप समझ जाए। पाकिस्तानी कौम देख रही है, हिम्मत करें। पूरी कौम को पता है। आसिफ जरदारी ने फ़ोन किया। आसिफ जरदारी ने फ़ोन किया? फ़ोन किया उसको, अब्दुर्रहमान को, कि आप हमारे उम्मीदवार को जितवाएं, हम आपको तमाम केसेस ख़त्म करेंगे और आपके को कोई ओहदा देंगे। शायद सेनेटर का ऑफर किया गया था। फारूक सत्तार कहते हैं कोई शक नहीं कि उज़ैर बलोच को लियारी में सियासी पुष्टपनाही हासिल थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी मगर वो अमन कायम करने में जानबूझकर नाकाम रही। लसानी फसादात कराए गए। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को भी बताना चाहिए उन्हें कौन ऑर्डर देता था। पीपल्स पार्टी के वजीर आला थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ANP और MKM उस पर छोटी पार्टनर थी, और अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत उस वायलेंस को, उस तशद्दुद को जानबूझ के रोकने में नाकाम हुई थी, तो इससे आपको सिरा मिलेगा कि वो किन मकासद के लिए ऐसे हालात पैदा किए गए कि लोग आपस में ऐसा महसूस हो कि कोई लसानी फसाद हो रहे हैं। ये सारी चीजें बाहर आनी चाहिए। जो उज़ैर बलोच जब सब कुछ कर रहा था खुद कर रहा था या जुल्फ़िकार मिर्जा के कहने से कर रहा था, और अगर जुल्फ़िकार मिर्जा इत्तेहादी है PTI का, उसे भी सामने आकर कहना चाहिए कि भाई ये मैंने भी नहीं करवाया, मुझे भी कहीं से ऊपर से हुक्म मिलता था, वो चाहे पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में A हो या B हो। तो इसका मतलब है कि अब ये बात आगे बढ़ेगी, और अगर उज़ैर बलोच ने जुल्फ़िकार मिर्जा तक निशानदेही की है एक JIT में जो हुकूमत ने उज़ैर बलोच की इशू की है, तो फिर जुल्फ़िकार मिर्जा से भी ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ उज़ैर बलोच की तस्वीर चीख चीख कर कह रही हैं कि उसे पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल थी। JIT रिपोर्ट जब SSP के पास पहुंची तो वो 5 रोज़ कहाँ गायब रहे। चीफ जस्टिस फौरी नोटिस लें। उज़ैर बलोच का 164 का बयान बता रहा है, उज़ैर बलोच के साथ बनने वाली तस्वीर सबूत हैं, उज़ैर बलोच के साथ बनने वाली वीडियोस सबूत है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये कैसे बलोच को सपोर्ट करती थी, और वो जो थी है क्योंकि जिसको अली जैदी की JIT कहा जा रहा है, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ वो अली जैदी की JIT नहीं है, वो असली JIT है। SSP सिटी जो इसके चेयरमैन है, वो जब JIT उनके टेबल पे पहुंची है रिपोर्ट सिग्नेचर के लिए, तो वो 5 दिन कहाँ गुम हो गए थे। पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत जिसके 164 के बयान में नाम मौजूद है, जो आज मुराद सईद ने बताए हैं, जो उस रोज अली जैदी साहब ने बताए, वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं बराए करम सो वो तो एक्शन लें। और इससे कबल कौमी असम्बली में भी उज़ैर बलोच के एतराफ़ी बयान की गूंज सुनाई थी। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने एतराफ़ी बयान पढ़कर सुनाया। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के नाम आने पर PP अरकान आपे से बाहर हो गए। पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी ने कोरम की निशानदेही की और अपोजिशन अरकान ऐवान से चले गए। पीपल्स पार्टी की शाजिया सोमरो ने मुराद सईद को हैंड्स फ्री दे मारी जो उन्हें नहीं लगी। हुकूमत भरपूर कोशिश के बावजूद कोरम मुकम्मल ना कर सकी और इजलास जुमे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। एक JIT सिंध हुकूमत ने पेश की और दूसरी अली जैदी ने। इनमें से कौन सी ठीक है? ये सवाल उठाकर PTI वजीर मुराद सईद ने मुल्ज़िम उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान पढ़ डाला। ऐवान में हंगामा खड़ा हो गया। मैंने अवैस मुज़फ्फर टप्पी को आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे में मदद के लिए इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी अरकान आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम आने पर आपस से बाहर हो गए, ऐवान छोड़कर चलते बने। यहाँ तक कि PP रुकन शाहिदा रहमानी को कोरम की फिक्र लाहिक हो गई। ऐवान की तवज्जो कोरम की जानिब निशानदेही करती हूँ कि कोरम पॉइंट आउट करती हूँ। और तो और PP रुकन शाजिया सोमरो ने दूर ही से सही हैंड फ्री लपेटकर मुराद सईद पर खींच मारा जो उन्हें नहीं लगा।
आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की बात करेंगे, जिसकी तहकीकात में एक और इंकशाफ हुआ है। हमलावरों के सहूलतकारों का पता चल गया। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन के नंबर्स भारी रकम देकर हासिल किए। सऊद बिन मुर्तज़ा रिपोर्ट करेंगे। पाक धरती पर मैली निगाह से देखने वालों की कोई चाल कामयाब ना हो सकी। वतन दुश्मनों ने हमले के लिए चमकती गाड़ी से लेकर मोबाइल फोन सिम तक लाखों रुपए फूंक दिए, मगर जांबाज सिपाहियों ने दुश्मन की सारी चालें खाक में मिला दी। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की छानबीन करने वाली टीमों ने अहम बैठक लगाई, जिसमें तफ्तीश के दीगर पहलुओं पर गौर किया गया। हुक्काम के मुताबिक हमलावरों के जेर इस्तेमाल तमाम मोबाइल फोन नंबर्स किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थे, जो भारी रकम देकर हासिल किए गए थे। मोबाइल सिमें दूसरे सूबे से ली गई थीं। सहूलतकारों का सुराग लगा लिया गया है, जिसकी बुनियाद पर जेल में कलदम तंजीमों के कैदियों से भी पूछगछ की जाएगी। सीटीडी के जेर हिरासत 1 दर्जन से ज्यादा अफराद से भी तफ्तीश की जा रही है। सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल को 1 साल बीत गया, मगर मुल्जिम आतिफ जमान पर फर्द जुर्म भी आयद ना हो सकी। मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा अब्बास आज भी इंसाफ की मुंतज़िर है। साथ साबरी की रिपोर्ट। अब्बास के कातिलों को सजा दो, सजा दो, ज़ालिमों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। कराची में एंकर मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा अब्बास की मकतूल शौहर के कातलों को सजा दिलवाने के लिए दुहाइयां। मुरीद अब्बास के कत्ल को 1 साल मुकम्मल होने पर प्रेस क्लब पर सहाफियों और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर ज़ारा अब्बास ने कहा कि अगर सहाफी को इंसाफ नहीं मिल रहा तो लोग कैसे इंसाफ की उम्मीद रखेंगे। उन्होंने वजीर आज़म, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की अपील की। ये इंसाफ कहते हैं, आज 1 साल हो गया और बच्चा एक ले मैन भी इस केस की समझ रखता है और लोग हैरान होते हैं कि अभी तक क्यों नहीं सजा हुई। सीसीटीवी फुटेज अब सब लोगों ने देखे हैं, आतिफ जमान जो कि दंदनाता हुआ आया मारने के लिए। एहतजाज में शरीक MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा, मेरी दरख्वास्त है वजीर आला सिंध से कि आप वजीर दाखिला भी हैं, आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि उन्होंने क्यों मुकदमा इस तरीके से नहीं बनाया, नहीं पेश किया कि जो वाज़े मुजरिम हैं उनको सहूलत मिल रही हो। एहतजाज में मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात के साथ साथ साफियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ साथ साबरी, समा, कराची। कराची में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र शहर के 8 हसास मकामात पर SSU के स्वाट फोर्स को तैनात कर दिया गया है। स्वाट फोर्स क्या है और किस तरह दहशतगर्दों से निपटेगी, जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नाकाम हमले के बाद दहशतगर्दी के मुमकिना खतरात से निपटने के लिए कराची पुलिस मजीद मुतहर्रिक हो गई। जदीद हथियार और साजो सामान से लेस स्वाट फोर्स को मैदान में उतार दिया गया। शहर के 8 हसास मकामात पर स्वाट फोर्स के जवान तैनात। स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स फोर्स के जवान हसास तंसीबात के करीब अलर्ट रहेंगे। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक सिक्योरिटी थ्रेट्स के बाद ये इकदाम उठाया गया। अलार्म बटन हमने सबको दिया हुआ है, उससे उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और वो जो करीबी यूनिट है जो कि 6 से 8 कमांडोज पे मुश्तमिल है, वो वहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा। वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का ही बेसिक काम होता है कि वो उस चीज़ को रोके। स्वाट फोर्स के कमांडोज ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने के लिए खुसूसी तरबियत हासिल की है। बेसिक ट्रेनिंग के अलावा पाकिस्तान आर्मी में जो कमांडो यूनिट्स हैं उनकी तरफ से इनको ट्रेन किया गया है और ये बिल्कुल तैयार हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर 15 पर दें। इत्तला मिलते ही SSU की स्वाट फोर्स चंद मिनटों में रिस्पॉन्ड करेगी। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नैब में पेशी, प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट और खरीदारी से मुतालिक सवालात किए गए। सलीम मांडवीवाला बोले, ताजिर और सरमायाकार पहले ही खौफजदा हैं, नैब निजी कारोबार में मुदाखलत से गुरेज करे। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखेंगे। जाली अकाउंट केस में डिप्टी चेयरमैन सेनेट नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स में पेश। तफ्तीशी टीम ने 1.5 घंटा से जायद सलीम मांडवीवाला से पूछगछ की। तफ्तीशी टीम ने ओवरसीज कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी के प्लाट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट और खरीदारी से मुतल्लिक सवालात किए। जियाले रहनुमा से रिकॉर्ड भी मांग लिया। वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में सलीम मांडवीवाला ने नैब के तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी। उल्टा नैब की कार्रवाइयों को मईशत दुश्मन करार देकर कौमी एहतसाब ब्यूरो को अपने रवैये पर नजरसानी का मशवरा भी दे दिया। नैब का वजूद आया था
ऑन गवर्नमेंट करप्शन के लिए। अब नैब एक्चुअली अब चला गया है बिजनेसेस को देखने, ट्रांजैक्शंस को देखने, प्राइवेट चीज़ों को देखने। तो नैब मैं समझता हूँ अपने मैंडेट से हट गया है। नैब की जानिब से सलीम मांडवीवाला को इस बार पेशी पर तहरीरी सवालनामा नहीं दिया गया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पंजाब के 7 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में लगाया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन 24 जुलाई तक नाफिज रहेगा। वफाकी हुकूमत ने 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं अगस्त के तीसरे या सितंबर के पहले हफ्ते में मामलात का दोबारा जायजा लेंगे। हालात ठीक ना हुए तो फैसले पर नजरसानी का ऑप्शन भी खुला है। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएं। अगस्त के तीसरे हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा जो सेहत के इंडिकेटर्स हैं उनको मद्देनजर रख के रिव्यू भी करेंगे कि क्या सूरत हाल बन रही है, कि जो हमने फैसला किया है इसके ऊपर हम रिव्यू भी करेंगे। अगर सेहत के मामला ठीक नहीं होते तो फिर नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर 15 सितंबर से हम खोलना चाहेंगे। इस वबा के दौरान जो एक ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि ऐसे एरियाज में रहते थे जहाँ के इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हुई। उन इलाकों के तलबा को अगर वो चाहें तो अपने हॉस्टल्स में बुला सकते हैं। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से जो भी अदारे मुख्तलिफ किस्म के इम्तिहानात लेना चाहते हैं वो इम्तिहानात लेने की उनको इजाज़त होगी। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग फैक्ट्रीज में कर रहे हैं उनको वहाँ पे ट्रेनिंग जो है उसकी इजाज़त है। कराची का कौन सा इलाका है जहां बिजली का बहरान नहीं? कोरंगी से औरंगी तक कोई इलाका इस अजाब से नहीं बचा। आवाम गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आ चुके हैं। नेपरा ने अवामी मसले पर आज खुली कचहरी लगाने का फैसला कर लिया है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। जनरेटर इस्तेमाल करो या पंखे झलो, के इलेक्ट्रिक की सलाहियत जवाब दे चुकी है। पहले गर्मी की वजह से बेहिसाब लोड शेडिंग की जाती रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। बिजली से परेशान है, गर्मी इतनी है और लाइट का कोई हाल नहीं है। लाइट नहीं होगी तो पानी कैसे आएगा? बड़ी मुश्किल में, पूरी रात लाइट नहीं होती है, सामान सारा खराब होके चला जाता है, गोश्त पानी वगैरह। चुल्लू पर पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कराची के किनारे समंदर है, जाइए और डूब जाइए, कम से कम हमारा दिल ही ठंडा हो जाएगा। कराची वाले हजारों का जनरेटर और रोज की बुनियाद पर सैकड़ों का फ्यूल फूंक कर बिजली भी खुद पैदा करें और फिर के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग का अजाब भी झेलें। फ्यूल एडजस्टमेंट उस वक्त तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अब जो बिल आ रहे हैं उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस प्रीवियस महीनों के लग क्या आ रहे हैं। अवामी मसले पर नेपरा ने जुम्मे को खुली कचहरी लगाने का फैसला किया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में जारी घंटों की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए SSGC आज और कल के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस फराहम करेगी। CNG स्टेशंस बंद रहेंगे। SSGC अलामिया के मुताबिक आज और कल इंडस्ट्रीज के निजी बिजली घरों को गैस फराहम नहीं की जाएगी। CNG स्टेशंस बंद रहेंगे। CNG एसोसिएशन ने फैसले की मजम्मत की है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाक़िस कारकर्दगी झंग के आवाम को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है। अर्शद खान इसी पर रिपोर्ट करेंगे। झंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाक़िस कारकर्दगी, बेशतर वाटर फिल्टर प्लांट खराब, शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। शहर के सेवरेज का बोसीदा निजाम पहले से नाकारा हो चुका है। आवाम का कहना है लगाए गए फिल्टर प्लांट्स भी कभी साफ नहीं होते। यहाँ घरों का पानी इतना गंदा है कि बर्तन में डालो तो घंटे बाद वो पीला हो जाता है। 1.5 साल हो गया आज तक इन्होंने फ़िल्टर चेंज नहीं किया। यहाँ पे आते हैं टूंटें चोरी हो जाती हैं, कोई सफाई नहीं है, गंदा पानी पे सब मजबूर है पीने पर। जिला इंतजामिया ने फंड्स की अदम दस्तयाबी को मसले की बड़ी वजह करार दे दिया। इस वक्त हम तकरीबन 75 के करीब जो है ये रिहेबिलिटेट कर चुके हैं। अब इनमें से जो है कुछ जो MC के हैं वो फंड्स की शॉर्टेज की वजह से वो थोड़ा उनका इशू आ रहा है। इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में जो ही हमारे पास नई इंस्टॉलमेंट आएगी तो ये भी ठीक हो जाएगी। शहरियों ने पीने के साफ पानी की दस्तयाबी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट की जल्द बहाली का मुतालबा किया है। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग।
फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।